आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर? इसको आई ई से भी डिनोट किया जाता है या ऐसे डेल्टा एच सबस्क्रिप्ट आई, डेल्टा एच आई। क्लियर? फाइन, ठीक है। या इसको कभी कभी आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बोला जाता है, एक और नाम है इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल, पोटेंशियल क्यों बोला जाता है ये आप अभी देखोगे। फाइन, आयनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन क्या है? इट्स द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन एटम, gaseous atom. Clear? Minimum energy required by a gaseous atom to remove the outermost electron. Are we clear? आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी एटम को, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं हम? आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर? जब आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो वहां पे क्या बनेगा? आयन बनेगा। क्लियर? तो आयन बनाने के लिए आपको कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं हम? आयनाइजेशन एनर्जी। इज द डेफिनेशन क्लियर? एक एटम को आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। आर वी क्लियर? और ये सब हम करते हैं गैसियस स्टेट में। क्लियर? तो आप क्या लिखोगे? इट्स द एनर्जी, जैसे एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन एटम, बाय ए गैसियस एटम। ये गैसियस स्टेट में होना चाहिए, गैसियस एटम, टू रिमूव द outermost electron. Are we clear? फाइन। जब आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तब जाके क्या बनेगा? वो आयन बनेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या ये एंडोथर्मिक होगा प्रोसेस या एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा? एनीवन? आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है ये एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा? ये एंडोथर्मिक होगा। क्लियर? आप एनर्जी एटम को प्रोवाइड कर रहे हो, दे रहे हो। क्लियर? तो ये जो होगा आयनाइजेशन एनर्जी, इट्स एन एंडोथर्मिक, इट इज एंडोथर्मिक। आर वी क्लियर? क्लियर हुआ? ये एंडोथर्मिक क्यों होगा? क्योंकि आप एनर्जी इधर से ही प्रोवाइड कर रहे हो, किसको? एटम को, टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। आर वी क्लियर? फिर से एक बार देख लो, एक एटम को मिनिमम एनर्जी आपको कितनी देनी पड़ेगी इन द गैसियस स्टेट टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी। आर वी क्लियर? तो ये प्रोसेस क्या होगा? एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। सपोज हमारे पास है मेटल M। क्लियर? आप इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो तो ये M पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा और एक इलेक्ट्रॉन इससे रिमूव होगा। क्लियर? तो यहां पे इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? सपोज IE1। आर वी क्लियर? डन विद दिस? उसके बाद आप M पॉजिटिव से दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो तो यहां से क्या बनेगा? M2 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। आर वी क्लियर? पॉइंट क्लियर हो रहा है? M से आप ऐसे भी लिख सकते हो, यू कैन राइट लाइक दिस। M है आपके पास, आप इससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो तो ये किस में कन्वर्ट होगा? M पॉजिटिव में। कैसे आप रिमूव करोगे इलेक्ट्रॉन? बाय प्रोवाइडिंग द एनर्जी। आप लोगों को समझ आ रहा है कि जब आप एनर्जी एटम को दोगे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है उससे। क्लियर? इलेक्ट्रॉन रिमूव क्यों होगा? क्योंकि उसके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी तो वो बाहर चला जाएगा। आर वी क्लियर? ठीक है। तो दूसरा क्या है? M पॉजिटिव है, M पॉजिटिव से एक और इलेक्ट्रॉन आप रिमूव करवा रहे हो तो यहाँ पे क्या होगा? इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड। क्लियर? दिस टू रिमूव द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इट्स नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, and to remove the second electron this ionization energy is known as ionization energy 2। क्लियर? इसी तरह 3 4 5 6 so on। क्लियर? अब इन तीनों में से सपोज आपके पास M2 पॉजिटिव है, इसको आप फर्दर एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, यहाँ पे डेल्टा डेल्टा और डेल्टा आप एनर्जी दे रहे हो उसको, तो यहाँ पे M3 पॉजिटिव बनेगा और इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे कौन सा होगा? आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड। क्लियर? इन तीनों में से सबसे ज्यादा कौन सा होगा? IE1 IE2 या IE3? ये कॉमन सेंस है, इट विल बी IE3। क्लियर? क्यों? हैव अ लुक। सपोज सोडियम की बात कर रहे हैं हम, प्लीज हैव अ लुक। सोडियम की बात कर रहे हैं, सोडियम के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। यही होता है ना 2 8 और 1। आर वी क्लियर? अब आपको लास्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो आप इजीली रिमूव कर पाओगे। ठीक है? आपने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो आपने IE1 प्रोवाइड किया
उसके बाद आपको दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। वो किस शेल से रिमूव करना है? सेकंड शेल से। और आप नजदीक आ रहे हो न्यूक्लियस से, ठीक है ना? तो न्यूक्लियस क्या करेगा? न्यूक्लियस सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा टू रिमूव द सेकंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस सेकंड शेल। आपको ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी एज कंपेयर टू द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। आर वी क्लियर? तो IE2 विल बी ग्रेटर देन IE1। आर वी क्लियर? अब IE3 का चेक कर लो। मान लो आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन भी रिमूव कर दिया। अब इस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम होगा, तो IE3 क्या होगा? आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी अगेन। तो हमेशा क्या होगा? IE1 is less than IE2 is less than IE3, so on so on so on. Are we clear? इसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। कोई है जिसको ये पॉइंट समझ नहीं आया? दिस वन, IE3 विल बी ग्रेटर देन IE2 विल बी ग्रेटर देन IE1, क्योंकि जब आप पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो आप बहुत दूर होते हो। किससे? न्यूक्लियस से। तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन पावर कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन विल बी इजीली रिमूव्ड। आर वी क्लियर? सपोज आप ऐसे बैठे हो कहीं पे क्राउड में, क्लियर? इजी किसको होगा बाहर जाना? जो क्राउड के बीच में है या जो फिर क्राउड के एंड पे है? एंड पे, क्लियर? उसको कम एनर्जी लगेगी टू मूव आउट। बट जितना आप अंदर आओगे ना उतना मुश्किल होगा बाहर जाना, क्लियर है ना? आपको ज्यादा एनर्जी लगेगी टू रिमूव। आर वी क्लियर? टू मूव आउट फ्रॉम दैट प्लेस। आर वी क्लियर नाउ? तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी विल ऑलवेज बी लेसर देन द सेकंड देन द थर्ड। आर वी क्लियर? तो ये भी एंडोथर्मिक होगा प्रोसेस, ये भी एंडोथर्मिक होगा और ये भी एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। क्लियर? आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, दिस विल बी आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड, एंड दिस विल बी आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड। Aliza, what's ionization energy second? How will you define it if you are asked to define it? बोलो, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? तो आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड क्या होगा? हम्म? Are we clear now? Ionization energy second means energy required by the atom to remove the second electron from the atom. Clear है ना? फर्स्ट आपने ऑलरेडी रिमूव किया होगा और उसके बाद सेकंड। क्लियर? फिर उसके बाद कभी पूछा जाता है कि टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो रिमूव 2 इलेक्ट्रॉन्स आप क्या करोगे? I फर्स्ट प्लस I सेकंड। क्लियर है ना? कभी ये भी पूछा जाता है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने के बाद आपको एनर्जी कितनी लगेगी वहां पे, तो आप इन तीनों का सम करोगे। क्लियर है ना? ठीक है, डन। इसका यूनिट क्या होगा? इट विल बी मेजर्ड इन आयनाइजेशन एनर्जी का यूनिट, इट्स किलो जूल पर मोल। फाइन, बहुत ही छोटी सी बात है ये, किलो जूल पर मोल इसका यूनिट है, लेकिन इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू व्हेन यू विल बी सॉल्विंग द स्टोइकियोमेट्रिक क्वेश्चंस बेस्ड ऑन आयनाइजेशन एनर्जी। और दूसरा है इसका और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये दूसरा इसका यूनिट है। क्लियर? क्योंकि मैंने आपको बोला था ये आयनाइजेशन एनर्जी लास्ट पे आप पोटेंशियल के साथ भी रिलेट कर सकते हो। क्लियर? फाइन, एक और यहाँ पे मैं आपको बताऊं, जब आप बोलते हो ना डिस्चार्ज ट्यूब, क्लियर? डिस्चार्ज ट्यूब में हम क्या करते हैं? हम एटम्स को रखते हैं और वहां पे जब हम बहुत ज्यादा करंट प्रोवाइड करते हैं तो वहां पे क्या होता है? आयनाइजेशन हो जाता है। क्लियर? इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड। ठीक है? आप नॉर्मल एटम से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव नहीं कर सकते, तो आप क्या करते हो? आप डिस्चार्ज ट्यूब लेते हो और उसमें क्या होता है? बहुत ज्यादा करंट आप प्रोवाइड करते हो जिसकी वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है। वहां पे वो किस पोटेंशियल पे इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, उस पोटेंशियल को हम बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। आर वी क्लियर? तो दैट्स वाई पोटेंशियल भी इसके साथ आप रिलेट कर पाओगे कहीं पे क्वेश्चन में। ठीक है? तो ये इसका यूनिट है किलो जूल पर मोल। एक मोल ये एक मोल एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने के लिए आपको कितनी एनर्जी लगेगी? दैट्स हाउ वी डिसाइड दिस। आर वी क्लियर? सपोज अच्छा एक और यहाँ पे रिलेशन है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये देख लेना आप खुद से। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। ये वाला पार्ट क्लियर है? कोई है जिसको इसमें डाउट है? फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। अब आप लोग इसका आंसर बताओगे मुझे। सपोज देयर इज वन क्वेश्चन, सपोज एटम ए है, एटम बी है और एटम सी है। क्लियर? इसका जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो है 1000 किलो जूल पर मोल
और दूसरा जो है उसका है 900 किलो जूल पर मोल, और एक और है उसका है 1100 किलो जूल पर मोल। क्या आप मुझे बता सकते हैं इन तीनों एटम्स में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? स्टेबल एटम कौन सा होगा? देखो यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, दैट मीन्स इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा ना वो बहुत ज्यादा बाइंड करके होगा किसके साथ? न्यूक्लियस के साथ, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर? अगर किसी मतलब आप ऐसे देख लो, क्राउड है कहीं पे, क्लियर है ना? तो क्राउड में अगर आप इजीली बाहर जा पाते हो ना, तो वो क्राउड स्टेबल क्राउड नहीं है, उसमें बंदे आते जाएंगे और निकलते जाएंगे, क्लियर है ना? उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्लियर है ना? अब अगर आपको कम एनर्जी देनी पड़ रही है, इजीली आप आ सकते हो जा सकते हो, तो वहां पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो स्टेबल नहीं है। जैसे सपोज स्कूल में होगा, स्कूल में अगर रेस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, मतलब आपको भागने नहीं दे रहे हैं वहाँ से, क्लियर, तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, तब जाके आप वहाँ स्कूल से भाग पाते हो। दैट मीन्स वो स्कूल जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा है। अब अगर ऐसा होगा कि वहाँ पे खुली छूट है, आप कभी भी आ सकते हो, कहीं से भी जा सकते हो, क्लियर, आपको उतना एफर्ट नहीं देना पड़ रहा है भागने के टाइम पे, तो वो अनस्टेबल होगा वो स्कूल। आर वी क्लियर? पॉइंट क्लियर हुआ? समझ आई बात? तो ये वाला एटम जो होगा ये स्टेबल होगा क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। क्लियर? यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इज डिफिकल्ट, दैट मीन्स ये स्टेबल एटम है। क्लियर हुआ? ठीक है, जितना ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी उतना ज़्यादा एटम आपका स्टेबल होगा। आर वी क्लियर? फाइन। हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी, ये इसी का टॉपिक है। फर्स्ट इज एटॉमिक साइज। अब उस रूम में वहां पे है, ठीक है। एटॉमिक साइज प्लीज हैव अ लुक। एटॉमिक साइज अगर ज्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा या ज्यादा? एनीवन बोलो। एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा या ज्यादा? हाँ, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस मतलब एटॉमिक साइज इंक्रीज मतलब रेडियस इंक्रीजेस। अगर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा। क्लियर है ना? दो एटम्स है हमारे पास, एक है ये वाला एटम और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, दूसरा ये वाला एटम है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। फाइन, न्यूक्लियस यहाँ पे है, न्यूक्लियस यहाँ पे है, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना कहाँ पे इजी होगा? ऑब्वियसली जहाँ पे साइज ज्यादा है वो दूर होगा न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से, वो अट्रैक्टिंग पावर कम फेस करेगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इज इजी। आर वी क्लियर? फाइन। तो एटॉमिक साइज अगर बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगा, तो आप सिंपली लिख सकते हो रेडियस या ऐसे एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। आर वी क्लियर नाउ? ठीक है। सेकंड, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड शील्डिंग। सेकंड, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आई गेस ये मैं फोर्थ और थर्ड टाइम रिपीट कर रहा हूँ, थर्ड और फोर्थ टाइम। कोई बताएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? एंड शील्डिंग, शील्डिंग का दूसरा नाम है स्क्रीनिंग। कोई बताओ मुझे व्हाट इज एक्चुअली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड व्हाट इज शील्डिंग? क्या समझ आएगा आप लोगों को केमिस्ट्री इफ यू डोंट नो दीज टर्म्स, इफ यू डोंट नो द बेसिक टर्म्स? एंड दिस इज थर्ड और फोर्थ टाइम व्हेन आई एम रिपीटिंग दीज थिंग्स। बोलो जल्दी, पता है किसी को? एक और बार सही, हैव अ लुक। सपोज आपके पास है न्यूक्लियस, मैं इसलिए बोलता हूँ ना, यू गाइस आर लूजर्स, यू विल नेवर अंडरस्टैंड एनीथिंग। प्लीज हैव अ लुक। सपोज ये आपके पास है एटम, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, क्लियर? दिस इज द न्यूक्लियस। फाइन, न्यूक्लियस क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, क्लियर है ना? फाइन, ये इसको अट्रैक्ट करेगा थ्रू न्यूक्लियर चार्ज। जितना न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है उस पॉजिटिव चार्ज से इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा।
डन। इसी तरह इस इलेक्ट्रॉन को भी ये अट्रैक्ट करेगा, बट यहाँ पे क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, रिपल्शन। रिपल्शन की वजह से ये इसको क्या करेगा, बाहर रिपल करेगा, जिसकी वजह से थोड़ा सा अट्रैक्शन कम हो जाएगा। आर वी क्लियर? फाइन। तो शील्डिंग क्या होता है, शील्डिंग होता है द रिपल्शन ऑफ द इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द आउटर इलेक्ट्रॉन्स। आर वी क्लियर? इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स का जो रिपल्शन होता है किन पे, आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे, सो दैट ओवरऑल जो अट्रैक्टिंग पावर होता है वो रिड्यूस हो जाता है। दिस रिपल्शन इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट एंड द नेट अट्रैक्शन आफ्टर रिमूविंग द रिपल्शन इज नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आर वी क्लियर? फिर से एक बार बोल रहा हूं, ये जो रिपल्शन होता है इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स का ऑन द आउटर इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्लियर? ये है अट्रैक्शन, नॉर्मल अट्रैक्शन, न्यूक्लियर चार्ज जिसको आप बोलते हो। जब आप क्या करोगे, नेट अट्रैक्शन माइनस नेट रिपल्शन, तो वहां से क्या मिलेगा आपको, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आर वी क्लियर? पॉइंट क्लियर हुआ? इज दिस क्लियर? हाँ या ना में बोलो, डोंट लुक लाइक द स्टोन्स। फाइन। ये अट्रैक्शन शो कर रहा है, ये रिपल्शन शो करेगा। नेट यहां पे क्या होगा, अट्रैक्शन माइनस रिपल्शन, तो यहां पे जो आपका बचेगा क्या, नेट अट्रैक्शन ही होगा, उसको हम बोलते हैं जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर? वो किसके बराबर होता है, न्यूक्लियर चार्ज माइनस शील्डिंग। क्लियर? शील्डिंग क्या होता है, रिपल्शन ऑफ इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स ऑन द आउटर इलेक्ट्रॉन्स। आर वी क्लियर? ठीक है, तो बताओ अब, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ रहा है तब जाके आयनाइजेशन एनर्जी पे क्या असर पड़ेगा, बोलो जल्दी। वहां पे आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी आप लोगों को। क्लियर है ना? क्यों? अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, दैट मीन्स ये ज्यादा बाइंड करके है किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ, तो डेफिनेटली आपको इलेक्ट्रॉन को अगर रिमूव करना है तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। आर वी क्लियर? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ रहा है तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस विद मोर पावर, टू ब्रेक दैट अट्रैक्शन आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगा। आर वी क्लियर? इसी तरह इसका इनवर्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर शील्डिंग बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी का क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगा। क्लियर? अगर शील्डिंग बढ़ रहा है मतलब यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहे हैं, क्लियर है ना, यहाँ पे शील्डिंग बढ़ रहा है तो रिपल्शन बढ़ रहा है, रिपल्शन बढ़ रहा है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर जाएगा, किससे, न्यूक्लियस से दूर जाएगा, जिसकी वजह से फिर क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगा। आर वी क्लियर नाउ? इज दिस पार्ट क्लियर? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट क्लियर हुआ? आप लिखते क्यों नहीं हो? हाँ, इज दिस क्लियर? ये समझ आया? ठीक है, नेक्स्ट थर्ड। मैं फिर से एक बार बोलूँगा, ये बहुत टफ है केमिस्ट्री। यू माइट फील लाइक इट्स पीस ऑफ केक, अनलेस यू प्रैक्टिस इट इट्स वेरी टफ। तुम लोग को चक्कर आएंगे पढ़ते पढ़ते, बिकॉज यू आर फॉलोइंग रॉन्ग अप्रोच। थर्ड वन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या सीन है कि अगर आपका कंप्लीटली फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स मतलब एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एंड कंप्लीटली हाफ फिल्ड, कंप्लीटली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। कंप्लीटली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स मतलब एस में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, पी से स्टार्ट करते हैं, पी में तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 6, तो कंप्लीटली हाफ फिल्ड मतलब पी में 3, कंप्लीटली हाफ फिल्ड डी के लिए 5, एफ के लिए 7, ठीक है, एफ के लिए 14। क्लियर? आप लोग को पता है कि जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स हो या कंप्लीटली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हो, तब जाके क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। आर वी क्लियर? तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या होगा, these imply these imply stable electronic configuration, these are stable electronic configuration। क्लियर? अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है तो एटम भी स्टेबल होगा, एटम अगर स्टेबल है तो वहां पे क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। आर वी क्लियर? तो जिन जिन एटम्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटली फिल्ड हो या कंप्लीटली हाफ फिल्ड हो, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। क्लियर? दैट मीन्स नोबल गैसेस की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि उनकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है। लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लास्ट ऑर्बिट सब शेल में बोल सकते हो आप।
अनदर वन फोर्थ। यहां तक क्लियर हुआ ये? किसी को डाउट है? ठीक है, उसके बाद है लास्ट पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल्स। क्लियर? पेनिट्रेशन इफेक्ट में क्या होता है, जो एस के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मोर होते हैं टुवर्ड्स द सेंटर। एस का शेप कैसा है? स्फेरिकल। देखो इधर, आयनाइजेशन एनर्जी जितना ज्यादा हो, सॉरी पेनिट्रेशन इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उतना आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। क्लियर है ना? फाइन। आप अगर ध्यान से देखोगे, एस का शेप स्फेरिकल होता है, क्लियर है ना? तो ये मोर ओरिएंटेड होता है किसके साथ? न्यूक्लियस के साथ। आर वी क्लियर? दूसरा है सपोज पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल का शेप कुछ ऐसा होता है, क्लियर है ना? तो ये न्यूक्लियस के साथ उतना अट्रैक्टेड नहीं होगा। सपोज आपके पास है 2s और 2p, फाइन, तो ये उतना न्यूक्लियस के साथ ओरिएंटेड नहीं होगा। तो अगर इसमें इलेक्ट्रॉन है, फाइन, ये ज़्यादा पेनिट्रेट हो जाते हैं किसके साथ? न्यूक्लियस के साथ। क्लियर? तो इनमें अट्रैक्शन जो होगा वो ज़्यादा होगा। अगर अट्रैक्शन ज़्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा। क्लियर? सपोज पी में, पी का शेप थोड़ा डिसओरिएंटेड होता है, वो दूर होता है न्यूक्लियस से, जिसकी वजह से इसका आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा और पेनिट्रेशन इफेक्ट भी ऑब्वियसली कम होगा। आर वी क्लियर? जो ऑर्बिटल न्यूक्लिया, जो सबशेल न्यूक्लियस के साथ ओरिएंटेड होगा, क्लियर, जिसका शेप ऐसा है कि वो न्यूक्लियस के पास रहता है, तब जाके वहां पे क्या होगा, वहां पे पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा होगा ऑर्बिटल्स का, तो वहां पे आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। आर वी क्लियर? सपोज इसमें एग्जांपल है एक बेरिलियम और बोरॉन का। बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन करो 1s2 2s2, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 4s का और 5s का, 1s2 2s2 2p1। क्लियर है ना? यहाँ पे चेक करो, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? एस में, और लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? पी में। तो एस इज मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स द सेंटर, वहां पे पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। तो इन दोनों में से आयनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा होगा? बेरिलियम का। आर वी क्लियर? अब अगर मैं एक काम करूं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लूज करवाते हैं, फाइन, एज्यूम वन इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट। अब बताओ बेरिलियम में क्या होगा? 4 ही होगा, 1s2 2s1। बोरॉन का क्या होगा? 1s2 2s2। अब बताओ किसका साइज ज़्यादा होगा? इस टाइम पे बोरॉन का होगा। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे एस इज कम्प्लीटली फिल्ड और ये कम्प्लीटली हाफ फिल्ड है, तो ज़्यादा कौन सा स्टेबल होगा? कम्प्लीटली फिल्ड। तो आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड किसका ज़्यादा होगा? इसका ज़्यादा होगा। ये आयनाइजेशन एनर्जी 1 के लिए है। क्लियर? फिर आप लिख सकते हो आयनाइजेशन एनर्जी 1 ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी 1 ऑफ बोरॉन। यहाँ पे क्या करना है आपको? इलेक्ट्रॉन एक लूज किया है, तो आयनाइजेशन एनर्जी 2 जो है वो किसका? बेरिलियम का कम होगा किससे? आयनाइजेशन एनर्जी 2 ऑफ बोरॉन। क्लियर? यहाँ पे अगर आपको इलेक्ट्रॉन एक और रिमूव करना है ना यहाँ से, यहाँ पे मुश्किल होगा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना एज कम्पेयर टू दिस ऑर्बिटल। क्लियर? हम्म 2p3 तब इसका ज़्यादा होगा, क्योंकि ये s है ना, पेनिट्रेशन इफेक्ट इसका ज़्यादा है। क्लियर? यहाँ पे पेनिट्रेशन इफेक्ट को छोड़ दो, आप दोनों s में है ना। क्लियर? यहाँ पे पेनिट्रेशन इफेक्ट नहीं लगेगा, दोनों s में है, बट ये कम्प्लीटली फिल्ड है, कम्प्लीटली फिल्ड इज मोर स्टेबल, ये कम्प्लीटली हाफ फिल्ड है तो ये लेस स्टेबल है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी आपको ज़्यादा देना पड़ेगा और यहाँ पे कम। ये कौन सा? ये Be पॉजिटिव है और ये P पॉजिटिव है। क्लियर? एक एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने लूज किया। आर वी क्लियर विद दिस? ठीक है, फाइन। अब है नेक्स्ट वेरिएशन इन पीरियड एंड वेरिएशन इन ग्रुप। अब बताओ वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन ए पीरियड। पहले ग्रुप का देख लेते हैं। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन, जब आप टॉप से बॉटम जाते हो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा या कम हो जाएगा? वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन ए ग्रुप, जब आप टॉप से बॉटम जाओगे तब जाके आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा या कम होगा? टॉप से बॉटम जाने पे क्या क्या होता है?
फर्स्ट जब आप टॉप से बॉटम जाते हो वहां पे साइज बढ़ जाता है, साइज इंक्रीजेस, क्लियर। दूसरा वहां पे शील्डिंग भी बढ़ जाता है, शील्डिंग भी बढ़ जाता है। और तीसरा वहां पे क्या होता है, वहां पे न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ जाता है, क्लियर है ना, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। कोई है जिसको ये तीनों पॉइंट समझ नहीं आए? क्लियर। अभी हमने वेरिएशन नहीं समझा, अभी हम बोल रहे हैं कि टॉप से बॉटम जाने पे, मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और ये वेरिएशन हम पीरियोडिक टेबल के रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं कि जब आप पीरियोडिक टेबल में किसी ग्रुप में टॉप से बॉटम जाओगे, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, इसमें आप टॉप से बॉटम जाओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी पे क्या असर पड़ेगा? हमने बोला कि जब आप टॉप से बॉटम जाते हो एटम्स का साइज बढ़ जाता है, शील्डिंग बढ़ जाती है और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है, क्लियर। साइज क्यों बढ़ता है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाते हैं, क्लियर। जैसे लिथियम में 2 शेल्स हैं, के और एल, सोडियम में 3 शेल्स है, के एल एम, इसमें के एल एम एन, ऐसे ही नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाते हैं। नाउ प्लीज टेल मी आयनाइजेशन एनर्जी पे क्या असर पड़ेगा जब आप टॉप से बॉटम जाओगे? नोइंग ऑल द इफेक्ट्स, देखो यहाँ पे ये 3 इंक्रीज हो जाते हैं जब आप टॉप से बॉटम जाते हो, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज का उतना इफेक्ट नहीं होता है व्हेन यू गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये दो बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं, क्लियर। हाँ, आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगा, क्लियर। तो आपको क्या लिखना है कि प्रोमिनेंट इफेक्ट कौन कौन सा है, दीज टू, कौन कौन सा, साइज इंक्रीज होना और शील्डिंग इंक्रीज होना। तो साइज अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा। आर वी क्लियर? तो आप क्या लिखोगे, इन ए ग्रुप, इन ए ग्रुप ionization energy decreases because size increases. Are we clear? Size increases and shielding increases. Shielding से भी आप इसको relate कर सकते हो। Are we clear? Now the variation in a period. This one is important. एक पीरियड में जब आप मूव करते हो लेफ्ट से राइट, तब जाके आयनाइजेशन एनर्जी का क्या होगा? वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन ए पीरियड। जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो, बताओ आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा या कम होगा? आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, क्यों? हाँ, आप बहुत सारी चीज़ों से रिलेट कर सकते हो, बट जनरल ट्रेंड बताओ मुझे। देखो जनरल ट्रेंड क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, क्लियर। अगर आप देखोगे बहुत सारे रीजंस है, आप किसी रीजन से भी उठा के देख लो। लेफ्ट साइड में आपके क्या होते हैं, मेटल्स, क्लियर। राइट साइड से क्या होते हैं, नॉन मेटल्स। मेटल्स में इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी होता है या नॉन मेटल्स में? इलेक्ट्रॉन रिमूव करना कहाँ पे इजी होता है, मेटल्स या नॉन मेटल्स? बोलो। वाओ, इट्स ऑलवेज मेटल्स। मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव और नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो मेटल्स में इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इज वेरी इजी एज कम्पेयर टू नॉन मेटल्स। आर वी क्लियर? उससे भी आप देख सकते हो। दूसरा रीजन आप साइज का देख सकते हो। लेफ्ट से राइट जाने पे साइज का क्या होता है? बिकॉज साइज डिक्रीजेस। जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो एटॉमिक रेडियस का क्या होता है, कम होता है, क्यों? एटॉमिक रेडियस कम क्यों होता है? लेफ्ट से राइट जाने पे एटॉमिक रेडियस कम क्यों होगा? हाँ हाँ, किससे, बोलो। देखो लेफ्ट से राइट जाने पे रेडियस इसलिए कम होता है बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस एंड इलेक्ट्रॉन इज एडेड विद इन द सेम शेल, क्लियर। सपोज बोरॉन है और कार्बन है, क्लियर है ना, ये बोरॉन है, ये कार्बन है, क्लियर। बोरॉन में क्या होता है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5 प्रोटॉन्स और यहाँ पे 6 प्रोटॉन्स है, क्लियर, कार्बन में, ठीक है। तो सपोज 5 प्रोटॉन्स है, यहाँ पे क्या होगा, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? इसमें 3 होते हैं आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स, 1s2 2s2 2p1, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, ये बोरॉन है और ये
कार्बन है। क्लियर है ना? फाइन। सेम डिस्टेंस पे 5 प्रोटॉन्स इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, सेम डिस्टेंस पे 6 प्रोटॉन्स इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? अट्रैक्शन कौन फील करेगा ज्यादा? कार्बन। क्लियर ना? तो ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये थोड़ा अंदर आते हैं, जिसकी वजह से रेडियस क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है लेफ्ट से राइट जाने पे। आर वी क्लियर ना? ठीक है, क्योंकि सेम डिस्टेंस सेम सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड, ठीक है, जिसकी वजह से दे फील मोर न्यूक्लियर चार्ज, जिसकी वजह से रेडियस फिर डिक्रीज हो जाता है। आर वी क्लियर ना? ठीक है, यही रीजन है, हमेशा याद रखना है, बट कोई बात नहीं। जनरल ट्रेंड क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो, बट एक्चुअल में देयर आर सम इरेगुलरिटीज इन रियलिटी। जनरल ट्रेंड ये लिखना है, क्लियर है ना? इन रियलिटी देयर आर सम irregularities। क्लियर? irregularities किस किस में आता है? बिकॉज रीजन भी लिखते हैं, बिकॉज ऑफ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। लेट्स फर्स्ट मेक द टेबल। क्लियर? ये आयनाइजेशन एनर्जी है इस साइड, क्लियर, और यहां से है एटॉमिक नंबर जो भी आपका एटम है, ठीक है, दिस वन इज एटम इस साइड, ठीक है। लिथियम ये स्टार्ट होता है अराउंड 525 किलो जूल पर मोल, आई एम नॉट श्योर, अभी नंबर्स लिखते हैं, 525 किलो जूल पर मोल। लिथियम के बाद क्या होगा? आप आगे बढ़ोगे, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? ये लिथियम के लिए है, ये बेरिलियम के लिए है, साइज कम हो जाएगा। उसके बाद बोरॉन के लिए थोड़ा सा कम हो जाता है ये। आर वी क्लियर? ज़्यादा कम किया मैंने, ये बोरॉन है। क्लियर? बोरॉन के बाद कौन आएगा? कार्बन, नाइट्रोजन। उसके बाद जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का थोड़ा सा फिर से कम हो जाएगा। क्लियर है? बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद एक सेकंड, आई गेस नहीं सही है। ऑक्सीजन के बाद कौन आएगा? फ्लोरीन के लिए ज़्यादा होता है, उसके बाद नियॉन। दिस इज फ्लोरीन, दिस इज नियॉन। होना क्या चाहिए था? इट शुड हैव बीन ए स्ट्रेट लाइन। क्लियर? स्ट्रेट लाइन क्यों होना चाहिए था? क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने के टाइम पे रेडियस कम हो जाता है। रेडियस अगर कम हो रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ना चाहिए। इज इट क्लियर? ये बात समझ आ रही है ना कि अगर रेडियस बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ना चाहिए। वो तो हमने जनरल ट्रेंड में लिखा, लेकिन एक्चुअल में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो वहाँ पे इरेगुलरिटीज आती है। क्यों आती है वो हम अभी देखेंगे, बिकॉज ऑफ द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लिथियम से बेरिलियम जाने पे रेडियस कम होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगा। उसके बाद बेरिलियम से बोरान थोड़ा आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेडियस का एक इश्यू है। चेक कर लो, आप बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखो और बोरान की कॉन्फ़िगरेशन लिखो। इट्स 1s2 2s2, और इसकी है 1s2 2s2 2p1। इन दोनों में से किसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है? बेरिलियम की। तो अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है तो इसका रेडियस कम होगा या ज़्यादा? इसका रेडियस कम होगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी इसका ज़्यादा होगा या कम? इसका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, दैट्स व्हाई इट कम्स ऑन टॉप ऑफ द बोरॉन। आर वी क्लियर? ठीक है, बोरॉन का कम क्यों हो रहा है? क्योंकि उसकी कॉन्फ़िगरेशन अनस्टेबल है, दैट्स व्हाई इसका रेडियस बढ़ जाएगा बोरॉन का। नेक्स्ट कार्बन, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाइट्रोजन, कोई प्रॉब्लम नहीं, रेडियस कम हो रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रहा है। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में चेक कर लो। नाइट्रोजन का है 7, ऑक्सीजन का है 8। क्लियर? 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p4। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन किसका है? नाइट्रोजन का। और अनस्टेबल किसका है? ऑक्सीजन का। तो ये स्टेबल है, ठीक है, ये स्टेबल है, तो इसका रेडियस कम होगा। रेडियस कम होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। ये अनस्टेबल है, रेडियस ज्यादा होगा। रेडियस ज्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा। आर वी क्लियर? दैट्स व्हाई ऑक्सीजन का कम आ रहा है। आर वी क्लियर नाउ? ठीक है, तो ये कुछ इरेगुलरिटीज है। सेम गोज विद जब आप सेकंड पीरियड में जाओगे ना, उसमें भी यही प्रॉब्लम आती है। कहाँ पे आएगा? नाइट्रोजन के नीचे कौन सा आता है? फॉस्फोरस, और ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है। फॉस्फोरस और सल्फर में भी यही प्रॉब्लम आएगा। क्लियर? आप एक का याद रखो, बाकी आपको खुद ही समझ आएंगे। आर वी क्लियर विद दिस? इज दिस क्लियर? कोई है जो जिसको ये समझ नहीं आ रहा है? एनीवन? ठीक है, लेट्स टेक 2 minutes ऑफ, सॉरी, ब्रेक। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन गेन इनथैलेपी। इलेक्ट्रॉन
गेन इंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, और दूसरा नाम है इसका इलेक्ट्रॉन एफाइनिटी, इलेक्ट्रॉन एफाइनिटी। ठीक है, इसको आप ई ए से डिनोट कर सकते हो और डेल्टा एच ई जी से डिनोट कर सकते हो। आर वी क्लियर? चेंज इन इंथैल्पी, लेकिन कौन सा? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफाइनिटी आप बोल सकते हो, कोई भी नाम रखो, डजंट मैटर, काम से हमें मतलब है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होता है? एनर्जी रिलीज्ड, एक सेकंड, या एनर्जी रिलीज्ड, इट्स एनर्जी रिलीज्ड। कभी ये गेन भी करेगा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के टाइम पे, बट जनरली डेफिनेशन में हम रिलीज लिखते हैं। एनर्जी रिलीज्ड बाय एन एटम ऑन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द outermost shell in its gaseous state, या आप यहाँ पे लिख सकते हो एनर्जी रिलीज्ड बाय ए गैसियस एटम और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द आउटरमोस्ट शेल। क्लियर? ये बिल्कुल ऑपोजिट है किसका? आयनाइजेशन एनर्जी का। आयनाइजेशन एनर्जी में हम क्या बोलते थे? एनर्जी रिलीज्ड बाय गैसियस एटम ऑन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है ना? वहां पे हम सॉरी एनर्जी रिलीज नहीं था, वहां पे एनर्जी गिवन टू द गैसियस एटम टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। यहां पे हम क्या बोल रहे हैं कि जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हो एटम को, ठीक है, उस टाइम पे एनर्जी कितनी वहां से रिलीज होगी, उस एनर्जी को क्या बोलते हो आप? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। फिर से एक बार याद करो, इलेक्ट्रॉन जो आपने इससे पहले पढ़ा आयनाइजेशन एनर्जी, कितनी एनर्जी आपको यहां से देनी पड़ेगी टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। यहां पे आप बता रहे हो कि कितनी एनर्जी वहां से रिलीज होगी जब आप आउटर मोस्ट शेल को एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे। आर वी क्लियर? तो ये प्रोसेस कौन सा है? इट्स एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इट्स एक्चुअली एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो यहां पे डेल्टा एच क्या होगा आपका? नेगेटिव। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में चेंज इन एंथैल्पी जो होता है वो नेगेटिव होता है। बट जब आप देखोगे ना लेटर ऑन, जो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है, जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, उस टाइम पे इट मे बी एंडोथर्मिक और इट मे बी एक्सोथर्मिक। क्लियर है ना? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब आप ऐड करते हो, इट मे बी एक्सोथर्मिक, लेकिन जब आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हो, वहां पे वो क्या बन जाता है? एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो आप जनरल में लिख सकते हो इट मे बी एंडोथर्मिक, इट मे बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एंड एक्सोथर्मिक कब होगा? ऑन एडिशन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। क्लियर? जब पहला इलेक्ट्रॉन आप ऐड करवाओगे एटम को तो वो एक्सोथर्मिक होगा। बट जब आप एंडोथर्मिक बोलते हो ना, एंडोथर्मिक में क्या सीन है? एडिशन ऑफ सेकंड, थर्ड सो ऑन इलेक्ट्रॉन। अगर आप सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करवाओगे तब जाके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। जब आप तीसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करवाओगे तब जाके प्रोसेस क्या होता है? एंडोथर्मिक होता है। क्लियर? इसी तरह नोबल गैसेस में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू नोबल गैसेस। आर वी क्लियर? अगर आप नोबल गैसेस में इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हो, देखो नोबल गैसेस ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, क्या वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे? नहीं। क्लियर? लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रॉन उसमें एक्सेप्ट करवाना है, दैट मीन्स आपको एनर्जी इधर से ही देनी पड़ेगी, वो वहां से रिलीज नहीं करेगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन सॉरी ये एटम एनर्जी रिलीज क्यों करेगा? सपोज हैलोजेंस है आपके पास, हैलोजेंस में मान लो फ्लोरीन, फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p5। क्लियर है ना? हैव अ लुक, जब ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? 2p6। तो ये स्टेबल बन रहा है, और जब भी एटम स्टेबल होता है, क्या वो एनर्जी रिलीज करता है या एनर्जी गेन करता है? वो एनर्जी रिलीज करेगा। आर वी क्लियर? समझ आ रही है बात? ठीक है, जैसे हमने वहां पे बोला था, जब आप हायर स्टेट में होते हो, आप अनस्टेबल स्टेट में होते हो, तो कम फ्रॉम द अनस्टेबल स्टेट टू द स्टेबल स्टेट, वो क्या करता है? एनर्जी रिलीज करता है। तो सेम विद दिस, जब आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे किसी एटम को, उस टाइम पे वो क्या करेगा? एनर्जी
रिलीज करेगा। लेकिन ये सिर्फ पॉसिबल है किसके लिए? जब आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सो ऑन, कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तब जाके आपको एनर्जी इधर से ही देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी इधर से एनर्जी? क्योंकि वहां पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ जाएगा। सपोज आप बात कर रहे हो सोडियम की, या सोडियम बोरॉन, या कार्बन देख लो। कार्बन में क्या है? 1s2, 2s2, 2p2, उसमें ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर? कितने प्रोटॉन्स इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं? 6 प्रोटॉन्स। अब आप क्या कर रहे हो? आप एक और इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करवा रहे हो, ठीक है? सपोज आपने तीसरा इलेक्ट्रॉन किस में ऐड किया? 2p2 में। क्लियर ना? तो 2p3 बनेगा। अब यहाँ पे क्या होगा? इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होगा? रिपल्शन बढ़ जाएगा। क्लियर है ना? समझ आ रही है बात? पहला इलेक्ट्रॉन मान लो इसने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अगर आप एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होगा? रिपल्शन बढ़ जाएगा। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करना, थर्ड इलेक्ट्रॉन ऐड करना, तब जाके ये कौन सा प्रोसेस बन जाता है? एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्लियर है ना? उस टाइम पे एनर्जी आपको इधर से ही देनी पड़ेगी सो दैट इट विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। आर वी क्लियर? उस टाइम पे वो एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। आर वी क्लियर? कब? जब दूसरा, तीसरा या सो ऑन कोई भी इलेक्ट्रॉन आप ऐड करवाओगे। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करने के टाइम पे क्या होगा? ये एनर्जी उधर से ही रिलीज करेगा। मैंने आपको बताया क्योंकि वहां पे कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है। आर वी क्लियर नाउ? ठीक है, तो सबके लिए ये नेगेटिव नहीं होगा, ये किसी के लिए पॉजिटिव भी हो सकता है। क्वेश्चन ये समझ आया? क्वेश्चन है कोई? बोलो। सर के ऊपर से हो क्या है? ठीक है, वो नॉर्मल है, वो आप लोगों की गलती है, वो मेरी गलती नहीं है। फाइन। आर वी क्लियर विद दिस? यहां तक समझ आया? ठीक है, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। फाइन। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी किसका होता है? हैलोजेंस का। सबसे ज्यादा हैलोजेंस का होता है इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। हैलोजेंस हैव हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और जिसका, प्लीज हैव लुक, जिसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगा उसका उतना ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगा। क्लियर? क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कौन सा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो वो एनर्जी उधर से ही रिलीज करेगा। अगर किसी एटम का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है, दैट मींस वहां पे वो क्या करेगा? वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। बोलो। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। नाउ हैव अ लुक। क्लियर? हमने बोला कि हैलोजेंस हैव हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर? तो यहाँ पे आप ऐसे भी बोल सकते हो कि हैलोजेंस की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा। क्लियर है ना? तो आप ऐसे लिख सकते हो, हैलोजेंस हैव हाईएस्ट या हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आर वी क्लियर? क्लियर? जिसका जितना ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगा उतना ज्यादा वो एनर्जी रिलीज करेगा। क्लियर है ना? क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का डेफिनेशन यही है कि कितनी एनर्जी रिलीज करेगा कोई भी एटम व्हेन यू ऐड एन इलेक्ट्रॉन टू द आउटर मोस्ट सबशेल। आर वी क्लियर? तो यहाँ पे हैलोजेंस के पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा, दैट मींस उसके पास हाईएस्ट वैल्यू ऑफ नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होने का मतलब क्या होगा? उसका नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होगा। आर वी क्लियर? इनफैक्ट इसका दूसरा नाम है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव क्यों? एनीवन? नेगेटिव क्यों? क्योंकि ये एनर्जी रिलीज करेगा, और जब एनर्जी रिलीज करेगा जो भी प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा उसका डेल्टा एच क्या होगा? नेगेटिव। क्लियर? अब अगर किसी का डेल्टा एच, सपोज आपके पास दो एटम्स हैं, इसका डेल्टा एच ई जी है -10 किलो जूल्स पर मोल, इसका भी यूनिट किलो जूल पर मोल होता है। फाइन। दूसरा एटम है और इसका डेल्टा एच है 6 किलो जूल पर मोल, और एक और एटम है इसका डेल्टा एच है 100 किलो जूल्स पर मोल। बताओ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका ज्यादा होगा? जल्दी बताओ। इन तीन एटम्स में एक का है -10, दूसरे का 6, तीसरे का है 100। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका ज्यादा होगा? -10 का। वेरी गुड। मोर द नेगेटिव वैल्यू मोर इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आर वी क्लियर? तो आप ये पॉइंट भी लिख सकते हो, मोर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सॉरी, मोर द वैल्यू ऑफ, क्या लिखा? मोर द वैल्यू ऑफ डेल्टा ई जी
मोर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा ई जी, डेल्टा एच ई जी, मोर इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मोर इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर? जितना ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा। क्लियर है ना? जितना ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगा उतना कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा। आर वी क्लियर ना? पॉइंट क्लियर हुआ? जितना ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगा किसका, डेल्टा ई का, डेल्टा ई एच का, उतना ज्यादा उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा। अगर उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है, क्या वो इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सेप्ट करेगा या उसको टाइम लगेगा एक्सेप्ट करने में? वो इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सेप्ट करेगा। आर वी क्लियर? बात समझ आ रही है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का डेफिनेशन यही है कि कितनी एनर्जी रिलीज होगी, कितना इजीली वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सेप्ट कर रहा है तो उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू ज्यादा होगा। आर वी क्लियर? ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि वो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। आर वी क्लियर? दीज टू आर अ बिट काउंटर ऑफ वन अनदर। लाइक आयनाइजेशन एनर्जी में आप एनर्जी इधर से ही दे रहे हो और इलेक्ट्रॉन उससे रिमूव कर रहे हो, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में आप क्या कर रहे हो, आप एटम को इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहे हो और एनर्जी वहां से रिलीज होती है। क्लियर? फिर कभी कभी एनर्जी हमें यहीं से देनी पड़ती है, जैसे आपको सेकंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करवाना है या फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करवाना है। किस केस में? नोबल गैसेस में। नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉन्स इजीली एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो जब आपको उसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करवाना है तो आपको इधर से ही एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके उसका डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? नोबल गैसेस का डेल्टा एच उसका पॉजिटिव होगा। क्लियर ना? क्योंकि आपको एनर्जी इधर से देनी पड़ रही है। एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच हमेशा पॉजिटिव होगा और एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच हमेशा नेगेटिव होगा। आर वी क्लियर? बात समझ आ रही है? फाइन। अब नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। चलो फैक्टर्स कल पढ़ते हैं।